फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 7वां। पाठ का नाम है पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। तो स्टूडेंट्स, के पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर मैंने सूक्ष्मजीव के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो सूक्ष्मजीव का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपको सूक्ष्मजीव के बारे में बेसिक नॉलेज मालूम पड़ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि हम लोग सूक्ष्म जीव से जो पकिणु होते हैं उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। सूक्ष्म जीव पकिणु हो गए हैं और उन पकिणुओं का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग प्रतिजैविक के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सूक्ष्म जैविक पकिण्व, माइक्रोबियल एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा देखा जाए तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। जो पाचन क्रिया होती है स्टूडेंट, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो हम जब भोजन खाते हैं, भोजन हमारा रहता है जटिल, तो उस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे पकिण्व पाए जाते हैं जो भोजन क्या करते हैं, जटिल अवस्था से सरल अवस्था में क्या करते हैं, रूपांतरित करने का काम करते हैं हमारे पाचन संस्थान में। ठीक है ना, ये कुछ पाचन संस्थान में जो पकिण्व पाए जाते हैं वे होते हैं जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, समझ रहे हैं, अमाइलेज जो हमारे मुंह में पाया जाता है, लार होती है उसको अमाइलेज कहते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पकिण्व जो छोटी आंत में या बड़ी आंत में, हमारे जठर में, ऐसे अलग अलग जगहों पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, पकिण्व पाए जाते हैं जो हमारी पाचन क्रियाओं को मदद करने का काम करते हैं। अर्थात हम लोग जो भोजन खाते हैं वो बहुत जटिल होता है, तो उसको सरल रूप में बदली करने का भी काम कौन करता है, पकिण्व करते हैं। समझ में आ रहा है? तो पकिण्व होता क्या है स्टूडेंट्स? पकिण्व एक तरह से क्या होता है, उत्प्रेरक होता है जो किसी क्रिया को क्या करता है, जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, क्रिया का वेग जो होता है बढ़ा देता है। आपने साइंस में सीखा होगा कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं तो लोग बढ़ा देते हैं, और इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आप लोग के बारे में। तो यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं कि प्रतिजैविक क्या होता है। रासायनिक उद्योगों में, रासायनिक उद्योग जहां पर रासायन से अलग अलग चीजें तैयार की जाती है कंपनियों में बड़े बड़े, वहां पर रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर आज सूक्ष्म जैविक जीवों की सहायता से प्राप्त किए गए पकिण्वों का उपयोग किया जाता है। जो रासायनिक उद्योग है वहां पर पहले रासायनिक उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता था अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, जो अभिक्रिया अगर कोई माल बनने में 1 घंटा 2 घंटा लगता है, यदि उसके अंदर हम लोग उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो वह काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो रासायनिक उद्योगों में रासायनिक उत्प्रेरकों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज सूक्ष्म जैविक की सहायता से बनाए गए उत्प्रेरक जो होते हैं या बनाए गए जो पकिण्व उनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे बहुत ज्यादा फायदा है, वो सारे फायदे हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये जो रासायनिक पकिण्व होते हैं, ये जो सूक्ष्मजीव पकिण्व होते हैं, इनका तापमान, पीएच, दाब स्तर कम होने पर भी पकिण्व कार्य करते हैं। यदि किसी पदार्थ का तापमान, पीएच मान और दाब ये कम है या तो बहुत ज्यादा है, तो भी ये जो सूक्ष्मजीव पकिण्व रहेंगे काम करेंगे। इससे ऊर्जा की क्या होती है, बचत होती है। इससे जो हम लोग ऊर्जा ज्यादा लगने वाली है ऊर्जा कम लगेगी। समझ रहे, क्योंकि ये निम्न तापमान पर, निम्न दाब पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, महंगे क्षणरोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो महंगे क्षणरोधी उपकरण होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी, हम लोग सस्ते में काम हो जाएगा, हमारे पैसे की क्या होगी, बचत होगी। पकिण्व विशिष्ट अभिक्रिया ही घटित करवाते हैं। जो पकिण्व होते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्मजीव पकिण्व, वो एक विशिष्ट प्रक्रिया ही घटित करवाते हैं और उससे अनावश्यक उपपाद नहीं बनते और शुद्धिकरण का खर्च भी कम होता है। ये जो पकिण्व होते हैं स्टूडेंट्स, इन पकिण्वों से अगर कोई अभिक्रिया करवाई जाएगी तो उससे अनावश्यक उपपाद तैयार नहीं होगा। उपपाद मतलब जो पदार्थ तैयार हो उसके साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ जो तैयार नहीं होने चाहिए थे, जिनका उपयोग नहीं है, तो उसको उपपाद कहा जाएगा। ऐसे उपपाद तैयार होंगे क्या, नहीं होंगे। और ऐसा इससे क्या होता है, जब हम लोग रासायनिक उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते थे तो रासायनिक उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने के बाद कुछ उपपाद तैयार हो जाते थे। बाद में उन उत्पादों को क्या करना पड़ता था, शुद्धिकरण करना पड़ता था, और शुद्धिकरण करने के लिए भी अलग मशीनें लगवानी पड़ती थी। ठीक है ना, अलग मशीनें लगाओ, अलग मजदूर लगाओ। तो लेकिन अगर हम लोग सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो पकिण्व तैयार हुए उनका इस्तेमाल करेंगे तो जो उपपाद रहेंगे,
ठीक है ना। अनावश्यक जो उत्पाद रहेंगे वो तैयार नहीं होंगे। जब वो उत्पाद तैयार ही नहीं होंगे तो उनकी जो शुद्धिकरण का जो खर्चा होने वाला था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो आगे सूक्ष्मजीव पकिणुओं की अभिक्रिया से निरुपयोगी पदार्थ का उत्सर्जन, उसका विघटन टाला जाता है। सूक्ष्मजीव पकिणुओं का अगर इस्तेमाल करोगे तो अभिक्रिया में जो निरुपयोगी पदार्थ है या जो उत्सर्जन है, निरुपयोगी पदार्थ का उत्सर्जन और उसका विघटन क्या होता है, टाला जाता है। मतलब निरुपयोगी पदार्थ निकलते ही नहीं है। समझ में आ रहा है, पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। इस तरह जंदन की भी हानि होगी, समय की भी बचत होगी और शुद्धिकरण में जो पैसा खर्च होने वाला था वो भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है सूक्ष्मजीवी पकिणुओं की वजह से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। पकिणुओं या पुनरुत्पादन भी किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो पकिण उसका हम लोग पुनरुपयोग भी कर सकते हैं। पुनरुपयोग मतलब अगर उसका उपयोग हो चुका है वापस हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग रासायनिक पकिणों का इस्तेमाल करते, रासायनिक उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते तो क्या उसका उपयोग करना आसान होता, नहीं, उसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हम लोग सूक्ष्म जीवों से बने पकिणों का इस्तेमाल करेंगे तो उसको वापस हम लोग क्या कर सकते, पुनः उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसे पकिणों क्या होते, पर्यावरण स्नेही होते, पर्यावरण के लिए क्या होते, बहुत लाभदायक होते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो सूक्ष्म जीव से जो पकिण तैयार होंगे उससे कोई गंदे पदार्थ नहीं तैयार होंगे। ठीक है ना, गंदे पदार्थ नहीं तैयार होंगे तो उसको शुद्धिकरण का खर्चा बच जाएगा। साथ ही साथ पदार्थों को सर्जन और विघटन टाला जा सकता है और उसको हम लोग पूरा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पैसे की बचत होगी। ये सारी चीजें होती हैं जब हम लोग सूक्ष्म जीव से बने पकिणों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पकिण हैं जो सूक्ष्म जीव से बने हुए, उनके नाम यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है। ऑक्सीडो रिएक्टिजिस और दूसरा ट्रांसफ्रेजिस, फिर हाइड्रोलिजिस, लाइसेजिस, आइसोमेरेजिस, लाइगेजिस। और ये सूक्ष्मजीव पकिणों के कुछ क्या है, उदाहरण है। ये कुछ उदाहरण मैंने बताए हैं जो सूक्ष्मजीव से बने हुए पकिण हैं जिनका इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास सूक्ष्मजीवी पकिणों का उपयोग करने वाले उद्योग, ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं, ऐसे कौन कौन से कंपनियां, ऐसे कौन कौन से व्यवसाय है जिसके अंदर सूक्ष्मजीव पकिणों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है अपमार्जक में, साबुन में। आप लोग जानते हो साबुन में पाउडर, निरमा पाउडर आता है, सर्फ एक्सेल आता है, ये सारी जो अपमार्जक होते हैं साफ सफाई करने के लिए, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। मैल निकालने की प्रक्रिया कम तापमान पर भी हो सकती है। इसका उपयोग अपमार्जक में किया जाता है। जब तापमान बहुत कम रहेगा तो भी ये सूक्ष्मजीव जो पकिण में रहेंगे वो मैल निकाल सकते हैं। भुट्टे पे स्थित, भुट्टे में स्थित, भुट्टा मतलब आपको समझता हो मक्का, ठीक है। भुट्टे में स्थित स्टार्च बेसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्राप्त पकिणों की क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप बनाते हैं। ठीक है ना, भुट्टे से हम लोग क्या करेंगे, बेसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दो सूक्ष्मजीव हैं, ये दो सूक्ष्मजीव नाम याद रखिएगा, बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन पकिणों की क्रिया करने के बाद हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप बना सकते हैं। समझ में, रस बना सकते हैं, शरबत भुट्टे का, भुट्टे पर जो स्टार्च होती है। अब आगे पनीर, वनस्पतियों का सार, वस्त्र उद्योग, चमड़ा, कागज, ऐसे कई उद्योग हैं जहां पर सूक्ष्मजीव पकिणों का इस्तेमाल किया जाता है। पनीर उद्योग में हो जाए, ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, पनीर उद्योग में लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पतियों का सार, वनस्पतियों से अलग अलग पदार्थ तैयार किए जाते हैं। वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है, चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्योग है जहां पर हम लोग सूक्ष्मजीव पकिणों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनधन की हानि होती है और जो उपपाद होता है, जो अनावश्यक उत्पाद होते हैं तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से शुद्धिकरण का जो खर्चा लगने वाला था वो सारे खर्चे बच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक तालिका दिख रही होगी। इस तालिका में बताया गया है कि व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल, जो व्यावसायिक उत्पादन होता है, जैसे कपड़े का उत्पादन हो जाए या चमड़े का उत्पादन या कागज का उत्पादन, ऐसे व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल, उसके लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव। मतलब ऐसे कौन कौन से व्यावसायिक उत्पादन है जहां पर अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है और उस अमीनो अम्ल को बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव लगते हैं। जैसे स्रोत कहाँ से वो मिलता है, सूक्ष्मजीव मतलब कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, कौन से प्रकार का अमीनो अम्ल है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इस चार सारणी आपको दिख रही होगी। गन्ना या चुकंदर का घोल अमोनियम का क्षार, गन्ना ले लो, चुकंदर का घोल ले लीजिए, मतलब उसका सिरप ले लीजिए। सूक्ष्मजीव कौन से सूक्ष्म, ब्रेविवेक्टर रियम, कोरिनेटोरियम,
ब्रेविएक्टोरियम और क्रोनिबैक्टीरियम ये सूक्ष्मजीव का नाम है। इसके अंदर कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाएगा, तो एल ग्लूटामिक अम्ल। क्या नाम है अम्ल का, अमीनो अम्ल का, एल ग्लूटामिक अम्ल। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अजीनोमोटो बनाने के लिए। कहाँ पर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, अजीनोमोटो बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्रोत क्या है, गन्ना है, चुकंदर है, अमोनियम का क्षार। सूक्ष्मजीव कौन से, ब्रेवियोबैक्टर और कोरिनोबैक्टीरियम। एल ग्लूटामिक अम्ल है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या तैयार करते हैं, अजीनोमोटा तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको चाइनीज जो फूड होते हैं उसको इस्तेमाल में अजीनोमोटा का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पदार्थ को गाढ़ा करने के लिए। अगला स्रोत है गन्ने का घोल और क्षार। गन्ने का घोल आपको मालूम, गन्ने का शरबत बोल सकते हो एक समय के लिए। एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक अम्ल रहता है इसके अंदर। क्या क्या बनाई जाती है इसके, ठीक है ना, पेय, गोलियां, चॉकलेट उत्पादन, पीने वाले पदार्थ, बहुत सारे पीने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, गोलियां हो गई, बहुत सारी छोटी चॉकलेट्स होती हैं, फिर चॉकलेट्स उत्पादन। इन सभी उत्पादन के अंदर कौन सा सूक्ष्मजीव को इस्तेमाल किया जाता है, तो एस्परजिलस नाइगर। ये जो सूक्ष्मजीव है इसका इस्तेमाल करके ये सारी चीजें बनाई जाती है। उसके अंदर अम्ल कौन सा रहेगा, ये अमीनो अम्ल का प्रकार है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, ये सब अमीनो अम्ल के क्या है, अलग अलग प्रकार है। तो इनका उपयोग भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है ग्लूकोज और कॉर्न स्ट्रिप्स लीकर, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर यहाँ पर सूक्ष्मजीव वही है। क्या बनाया जाता है, कौन सा अमीनो अम्ल डाला जाता है उसके अंदर, ग्लूकोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। अब क्या तैयार किया जाता है इससे, तो कैल्शियम लोह की कमी को पूरा करने वाले लवणों का उत्पादन। बहुत समय आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जिनके शरीर में कैल्शियम और लोह की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, अलग अलग हो सकती है, कम होती है। तो उसको डॉक्टर क्या करता है, कैल्शियम और लोह की गोली देता है खाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी होती है। तो ऐसे पदार्थ तैयार करने के लिए भी सूक्ष्मजीव को इस्तेमाल किया जाता है। एस्परजिलस नाइगर नाम का सूक्ष्मजीव है। आगे घोल कॉर्न स्ट्रिप लीकर, ठीक है। लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी स्टूडेंट से पनीर बनाने के लिए क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्या बनाने के लिए स्टूडेंट्स, योगर्ट। लैक्टिक अम्ल, इसके अंदर कौन सा अम्ल रहेगा, लैक्टिक अम्ल रहेगा, जो दूध के अंदर होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का स्रोत, जीवन सत्वों का उत्पादन। आगे घोल या कॉर्न स्टिक लीकर, एस्परजिलस फेरियस, एस्परजिलस एटेकोनियन, ठीक है। कौन सा अमीनो अम्ल, इटाकोनिक अम्ल। कागज, कपड़े, प्लास्टिक उद्योग और गोंद उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर समझा कि व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले कौन कौन से अमीनो अम्ल है और उन अमीनो अम्ल का उपयोग करके कौन कौन से उपयोग की चीजें बनाई जाती है, साथ ही साथ कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा है ज़ैंथेन गोंद, ठीक है ना। ज़ैंथेन गोंद का इस्तेमाल स्टूडेंट्स आइसक्रीम में देख लो, आप लोग चॉकलेट्स में देख लो, मिल्क शेक या चॉकलेट्स पेय पदार्थ या इंस्टेंट सूप, जो इंस्टेंट सूप मतलब जो जल्दी से सूप तैयार करते हैं उसके अंदर ज़ैंथेन गोंद डाला जाता है। ये ज़ैंथेन गोंद क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को गाढ़ा करने के लिए मदद करते हैं। समझ आ रहे स्टूडेंट्स, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट्स हो गए, मिल्क शेक हो गए, ठीक है ना, इन सभी चीजों में ज़ैंथेन गोंद का इस्तेमाल किया जाता है उनको गाढ़ा करने के लिए, इंस्टेंट सूप बनाने के लिए। आप चाइनीज कॉर्नर जो चाइनीज फूड वाले होते हैं वो ज़ैंथेन गोंद का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ैंथेन गोंद बनता कैसे, तो ज़ैंथोनोमास प्रजाति होती है एक, क्या होती है स्टूडेंट, ज़ैंथोनोमास प्रजाति। ये प्रजाति क्या करती है, स्टार्च और घोल का जो चोटा रहेगा या रस रहेगा, स्टार्च और चोटा का जो वनस्पति में जो ऊर्जा होती है वो स्टार्च के रूप में क्या होती है स्टूडेंट, संग्रहित होती है। आपको मालूम होगा वनस्पति जब प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो वो ऊर्जा तैयार करती हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा जो होती है वो अपने वृद्धि और विकास के लिए कर लेती है, और जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं लोग, स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, अपने शरीर में संग्रहित करके रखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्च हो गया और घोल हो गया, कोई भी रस हो जाएगा, कोई भी चोटा रहेगा, जैसे गन्ने का चोटा होता है उसी तरह से कोई चोटा रहेगा, उसके अंदर ज़ैंथोमोनास प्रजाति द्वारा किण्वन किया जाता है। ज़ैंथोमोनास प्रजाति क्या करेगी, इनके मिश्रण में क्या करेगा, किण्वन करेगा, और किण्वन करने के बाद गोंद बनाते हैं। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, गोंद बनाएंगे। गर्म ठंडे पानी में घुलना, उच्च घनत्व, गर्म तथा ठंडे पानी में घुलना, उच्च घनत्व, इन विशेषताओं के कारण कई उपयोग होते हैं। ये जो ज़ैंथेन गोंद होती है स्टूडेंट्स, ये गर्म पानी में, ठंडे पानी में, दोनों पानी में घुल सकता है। साथ ही साथ इसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, और जिसकी वजह से इसकी विशेषता अच्छी है और ये अलग अलग उपयोग में इस्तेमाल
किया जाता है। तो अब समझ लेते हैं जेंथन गोंद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो रंग हो गया, रंग बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, तृणनाशक, तृणनाशक आपको समझता होगा स्टूडेंट्स, गांव में देखते होंगे जो किसान होता है खेती करता है तो उसकी वनस्पतियों को तृणनाशक लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगने की वजह से क्या होता है उसकी खेती नष्ट हो जाती है। तो उन तृणनाशक को मारने के लिए जेंथन गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों को रंग करने के लिए, टूथपेस्ट बनाने के लिए, जो टूथपेस्ट होता है उसको बनाने के लिए भी, और उच्च दर्जे का कागज बनाने के लिए जेंथन गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझा होगा जेंथन गोंद क्या होता है, ठीक है। जेंथन गोंद जो होता है वह स्टार्च और घोल या छोटा बोलिए आप लोग, उसके अंदर जेंथोमोनास प्रजाति डाली जाती है। बाद में किण्वन प्रक्रिया होती है और किण्वन प्रक्रिया होने के बाद जेंथन गोंद बनके तैयार हो जाती है। और जेंथन गोंद की विशेषता यह है कि वह ठंडे और गर्म पानी दोनों में क्या होता है, घुल जाता है और उच्च घनत्व पर भी काम कर सकता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रंग बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, तृणनाशक औषधियाँ बनाने के लिए, तृणनाशक बनाने के लिए, औषधियों बचाने के लिए, और कपड़े का रंग, टूथपेस्ट आदि चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग एक तालिका देख रहे होंगे, इस तालिका में लिखा गया है सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ, उनके कार्य। सूक्ष्म जीवों की क्रिया करने के बाद कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हुए और उन पदार्थों का काम क्या है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों के साथ मैंने प्रक्रिया कराई अलग अलग, और उनसे जो पदार्थ तैयार हुआ है उस पदार्थ का काम क्या होता है। जैसे सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ, साइट्रिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ये अम्लता प्रदान करते हैं। अगर किसी चीज में अम्लता बढ़ानी है, किसी चीज में खटास पैदा करना है, तो उसके अंदर साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, प्रोटीन का गठन करना, प्रोटीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइसिन, नेटामाइसिन सूक्ष्म जीव प्रतिबंधक, ये जो सूक्ष्म जीव द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं, इनका इस्तेमाल सूक्ष्म जीव प्रतिबंधक, मतलब सूक्ष्म जीव प्रतिबंधक मतलब सूक्ष्म जीव से अगर कोई बीमारी होती है तो उन बीमारियों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एस्कोर्बिक अम्ल, ये चींटियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चींटी में। एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, विटामिन सी और विटामिन B12, ये कुछ पदार्थ है जिनको सूक्ष्म जीव को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट और जीवन सत्व। जीवन सत्व आपको मालूम है जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए मदद करते हैं उनको जीवन सत्व कहते हैं, ठीक है। इनसे तो हमको ऊर्जा तो नहीं मिलती जीवन सत्व से, लेकिन हमारी वृद्धि विकास के लिए, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए जीवन सत्व का इस्तेमाल होता है। और ऑक्सीडेंट मतलब क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट मतलब अगर हमको कोई बीमारी होती है स्टूडेंट तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बनाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाम की दवाई होती है या दवाइयाँ होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, जेंथिन और लुटिन्स, ये खाद्य रंग बनाने के लिए। खाद्य रंग मतलब स्टूडेंट्स आपको समझता होगा बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कलर डाला जाता है, ठीक है ना, उनके अंदर रंग दिए जाते हैं। जब पुलाव बनाना है, अलग अलग पदार्थ आप लोग जानते होंगे, उसको बनाने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? रंग डाल देते हैं। ये रंग डालने से क्या होता है स्टूडेंट्स? स्वाद तो नहीं आता है, खाली वो जो दिखने में जो लुकिंग होता है उसका, वो दिखावटी के लिए हम लोग खाद्य रंगों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखा होगा जो गोले वाले होते हैं, शरबत होता है, शरबत में भी आप लोग देखा होगा अलग अलग रंग डाल के इस्तेमाल किया जाता है। फिर पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स, एम्फिलिफायर्स, विलेन को गाढ़ा करने वाले पदार्थ, ठीक है। आगे विनिलिन, इथाइलिन ब्यूटीरेट, फलों का स्वाद बनाने के लिए। पेपरमिंट स्वाद, विभिन्न पुष्प और फलों का गंध। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर से अलग अलग फूलों के गंध आते हैं। क्या उसके अंदर वो फूल डाला जाता है? क्या नहीं डाला जाता है, उसके अंदर पकड़ डाले जाते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों से बनाए गए पदार्थ डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उस दिए गए पदार्थ में वो खुशबू आती है। जैसे कोई पाउडर लगाते हो तो उस पाउडर में से मोगरी खुशबू आती है, अलग अलग फूलों की खुशबू आती है, अलग अलग साबुन में आप लोग लगाते हो तो उसके अंदर अलग अलग खुशबू आती है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? ये सारी चीजें सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए पदार्थ होती है और बाद में ये अलग अलग काम करते हैं। इंसेंस आपको मालूम है, खाद को सुगंधित बनाने के लिए। आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे, आइसक्रीम में चॉकलेट फ्लेवर आता है, मैंगो फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, बनाना फ्लेवर, उसके अंदर अलग अलग जो फल होते हैं उनकी खुशबू हमको महसूस होती है। तो ये सारी चीजें उपयोग करके ये सारे पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जाइटिलटोल, एस्पर्टेम, मिठास देना, किसी पदार्थ को अगर मिठास देना तो ये डाला जाएगा। मधुमेह रोगियों को उपयुक्त, मधुमेह रोगियों के लिए ये जो पदार्थ है ये अगर खाएंगे तो उनके लिए क्या होगा? लाभदायक सिद्ध हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं टॉपिक स्टूडेंट्स, प्रतिजैविक। तो स्टूडेंट्स प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक आप लोग देखा होगा जब आप लोग बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? दवाई लिख के देता है। वो क्या है? प्रतिजैविक है। समझ में आ रहा है? वो क्या है? प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक क्या करता है? क्योंकि आपको बीमारी किसकी वजह से? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगी, जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंदी, इनके द्वारा आपको बीमारी हो जाती है, अलग अलग रोग हो जाते हैं। तो उन रोगों से लड़ने के लिए
क्या बनाए गए, प्रतिजैविक बनाए गए। इन प्रतिजैविकों में क्या होता है, उन रोगों से लड़ने के लिए क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, उन रोगों से लड़ते हैं और आपको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो ये प्रतिजैविक बनाने के लिए भी सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रहा है। तो प्रतिजैविक कहते हैं किसे, सूक्ष्मजीवों का विनाश, उनकी वृद्धि का प्रतिकार। सूक्ष्मजीवों का विनाश करना और उनकी वृद्धि ना हो इसको रोकने के लिए जीवाणु और कवकों से बने कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिजैविक कहेंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि प्रतिजैविक होता क्या है। प्रतिजैविक मतलब वह पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों क्या करेगा, विनाश करेगा, उनकी वृद्धि को रोकेगा। और वह किससे बनता है, तो वह बनता है जीवाणु और कवकों से। और ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। समझ में आ गया होगा आपको प्रतिजैविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उनका सेवन करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। किसका सेवन करते समय स्टूडेंट्स, तो प्रतिजैविक का। किसका, प्रतिजैविक का सेवन करते समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। कक्षा 9वीं में भी ये टॉपिक था स्टूडेंट्स कि जब भी आप प्रतिजैविक ले रहे हो, मतलब जब भी आप दवाई खा रहे हो, तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है, प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टरों की सलाह से लें। जब भी आपको सर्दी जुकाम जो भी हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो आपके शरीर में, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप कोई भी प्रतिजैविक नहीं लेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिजैविक का जो पावर होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग ब्लड ग्रुप के अनुसार, रक्त समूह के अनुसार अलग अलग प्रतिजैविक की पावर दी जाती है। जरूरी नहीं है कि जो प्रतिजैविक खाने से आपकी माता जी या पिताजी या छोटे भाई बहन ठीक हो गए, वही प्रतिजैविक खाने से आप भी ठीक हो जाओगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर का तापमान जो होता है वह अलग होता है। हर एक व्यक्ति के शरीर का जो ब्लड ग्रुप होता है वह भी अलग होता है। तो इसलिए सबकी शरीर के लिए अलग अलग प्रतिजैविक उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम लोग कोई प्रतिजैविक लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से हमें कोई प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए। अन्यथा अगर आपने ऐसा किया तो उससे आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे, अलग अलग बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं। औषधियों की दुकान से डॉक्टर की चिट्ठी के बिना कोई प्रतिजैविक ना माने। अगर आपके पास उस दवाई, जो दवाई आपको लेना, उसके लिए डॉक्टर ने चिट्ठी नहीं दी है, तो बिना चिट्ठी से आप किसी मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी दवाई नहीं लेना है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे, गला दुखना, खांसी, सर दर्द, फ्लुएंजा होने पर अपने आप प्रतिजैविक न ले। ठीक है, कभी कभी गला दुखता है, सर्दी और खांसी हो जाती है, इन्फ्लुएंजा बुखार उखार आ जाता है, तो आप क्या सोचते हो कि यार मेरे घर में तो 2 दिन पहले मेरी बड़ी दीदी को, भाई को, चाचा को, इनको एक तकलीफ हुई थी और उन्होंने ये दवाई खाई थी तो वो क्या हो गए थे, ठीक हो गए। लेकिन आप उस दवाई का इस्तेमाल नहीं करोगे बिना डॉक्टर की सलाह लिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चूंकि हर एक व्यक्ति के शरीर का तापमान और हर एक व्यक्ति के शरीर का जो रक्त होता है, समूह क्या होता है उसका अलग होता है। समझ में आ रहा है। आगे, मात्रा पूर्ण होने के पहले तबीयत ठीक लगी तो प्रतिजैविक निर्धारित मात्रा पूर्ण कीजिए। आपने बहुत समय देखा होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 खुराक दवा होती है, 1 खुराक या 2 खुराक खाने के बाद वे ठीक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बाकी जो तीसरी और दूसरी खुराक बची हुई है उनका इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग फेंक देते हैं। ठीक है ना। ऐसा करने से क्या घातक हो सकता है स्टूडेंट्स, यदि थोड़े समय के बाद वह बीमारी वापस उभर गई तो क्या करोगे आप, तो जब दोबारा उभरेगी तो आपको उससे ज्यादा तकलीफ देगी। इसलिए जितनी मात्रा डॉक्टर ने बोला, अगर डॉक्टर ने बोला 2 दिन तक की दवा लेने के लिए तो आपको 2 दिन लेना है। अगर डॉक्टर ने आपको बोला 3 दिन की दवा लेने के लिए 3 दिन, जितना उसका खुराक है वो आपको क्या करना, पूरा करना है। आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुए प्रतिजैविक दूसरों को ना बताएं। यदि आपको ऐसी कोई प्रतिजैविक है, ऐसी कोई दवा है जो आपको सूट कर गई या आपको आपकी तबीयत को जल्दी असर कर गई, तो ऐसे प्रतिजैविक के बारे में दूसरों को ना बताएं। इसका कारण मैंने बताया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि जब भी आप प्रतिजैविक लोगे तो प्रतिजैविक सेवन करते समय आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखोगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवकों से प्राप्त। आपको मालूम प्रतिजैविक कैसे बनते हैं, जीवाणु और कवकों से। जीवाणु और कवकों का इस्तेमाल करके प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। और प्रतिजैविक जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये याद रखिएगा, जो हमारे शरीर में रोग नियंत्रण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं प्रतिजैविक। समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, प्रतिजैविक प्रमुख रूप से जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रतिजैविक जो होते हैं, जिन जीवाणुओं की वजह से हमको बीमारी हुई है, उन जीवाणुओं के विरुद्ध क्या करेंगे, काम करेंगे। कुछ प्रतिजैविक आदि जीवों को नष्ट करते हैं। तो इसमें से यहां पर मैंने प्रतिजैविक के 2 प्रकार बताए हैं, विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक और मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक। ठीक है, चलिए पढ़ के समझ लेते हैं इनके बारे में। प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं का विरोध करने में उपयोगी होते हैं, इन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहते हैं। कुछ ऐसे प्रतिजैविक होते हैं स्टूडेंट्स जो अलग अलग जीवाणुओं का विरोध करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं।
ठीक है ना, एक ही गोली अलग अलग जीवाणु को क्या करेगी, मार देगी। तो उसे क्या कहा जाएगा, विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहा जाएगा। आपने देखा होगा जब आप कुछ नॉर्मल दवाखाने में जाते हो तो डॉक्टर आपको एक 3 पूड़ी देता है उसकी तरफ से, मेडिकल की दवा लिख के देता ही देता है, साथ ही साथ वो 3 पूड़ी भी देता है। वो जो 3 पूड़ी होती है दवाइयों की, वो क्या हो जाएगी, हो सकती है विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक होती है। ठीक है ना, वह प्रतिजैविक लेने से वो प्रतिजैविक सबके अंदर क्या होगा, इफेक्ट करेगा, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक लेते हो आप तो उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है, जो अलग अलग जीवाणुओं को एक साथ काम करेगी, मतलब एक प्रतिजैविक अलग अलग जीवाणुओं पर क्या करेगी, असरदार साबित हो सकती है। रोग जंतुओं का अस्तित्व नहीं मिल रहा हो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको बीमारी तो होती है, जैसे हमको बुखार हो गया तो बुखार आगे जाके कौन सी बीमारी हो सकती है, पीलिया होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है ना, किस कौन सा रूप धारण कर सकती है ये मालूम नहीं होता है। ठीक है ना, जब हमको कौन से रोग जंतु द्वारा वो बीमारी हुई है, जब रोग जंतु का नाम नहीं पता होता है तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकेंड टाइम क्या किया जाता है, आपका ब्लड चेकअप होता है। फिर ब्लड चेकअप होने के बाद पता लगाया जाता है कि आपको निश्चित रूप से कौन सी बीमारी हुई है, और उसके बाद आपको मर्यादित क्षेत्र के प्रतिजैविक दिए जाते हैं। ये मर्यादित क्षेत्र की जो प्रतिजैविक होते हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उसी बीमारी के लिए इफेक्ट करेगा। अगर आपको वह बीमारी नहीं है तो वह दवाई आपके लिए क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। समझ में आ रहा है। अब ये दवाई कब दी जाती है, जब डॉक्टर को मालूम रहे कि हाँ ये जो तकलीफ है पर्सन को, इंसान को ये तकलीफ है इस सूक्ष्मजीव की वजह से हुई है, तो वो उस सूक्ष्मजीव के लिए एक निश्चित दवाई देता है, उसे विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक कहते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है यह निश्चित रूप से समझ आता है, जिसकी वजह से रोग हुआ है वह सूक्ष्मजीव कौन सा है ये हमको पता चल जाए तो मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये कुछ सूक्ष्मजीव है जो क्या हो जाते हैं, मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक होते हैं। समझ में आ रहा है। यहां पर स्टूडेंट तीसरा पॉइंट लिखा है, क्षय रोग के खिलाफ रिफामाइसिन उपयुक्त है। रिफामाइसिन एक सूक्ष्मजीव है जो क्षय रोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें पहले क्या होता था, पहले इस समय में बहुत ज्यादा क्षय रोग की बीमारी होते थे, लेकिन आज इन सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल करके, प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करके आज लगभग ना के बराबर क्षय रोग के रोगी दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन जो स्टूडेंट्स है ये पहला प्रतिजैविक, हमारे विश्व का पहला प्रतिजैविक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने टॉपिक में डाल दिया है। आपकी किताब में नहीं लिखा गया है, लेकिन कक्षा 9वीं में आपने सीखा होगा कि पेनिसिलिन क्या होता है। ठीक है ना, तो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इस वैज्ञानिक के बारे में बता देता हूं। ये वैज्ञानिक है जिसने पेनिसिलिन पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, और एक गलती से हुआ था स्टूडेंट्स। इसके बारे में आपको स्टोरी अगर याद होगी तो अच्छी बात है, नहीं याद होगी तो आप ध्यान सुनते जाइए, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविक का समूह है। जो पेनिसिलिन है ये पेनिसिलिन नाम के कवक द्वारा प्राप्त किया गया है। स्टेफिलोकोकाई कोकाई, क्लास्ट्रोडियम, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रतिजैविक प्रजातियों के जीवाणु में होने वाले संसर्ग को काबू में लाने के लिए किया जाता है। मतलब ये कौन सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वे बीमारियां जो स्टेफिलोकोकाई और क्लास्ट्रोडियम, आपको मालूम क्लास्ट्रोडियम जो घातक जीवाणु है, ठीक है ना। आगे स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो 3 जीवाणु, इनसे अगर कोई बीमारी होती है तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए पेनिसिलिन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पेनिसिलिन नाम का प्रतिजैविक लिया जाता है। साथ ही साथ कान, नाक, गला, त्वचा जीवाणु द्वारा होने वाले संसर्ग तथा निमोनिया, स्कॉटलैंड ज्वर जैसे उपचार के लिए पेनिसिलिन युक्त प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग स्टूडेंट्स? यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वैज्ञानिक के बारे में समझ लेते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम क्या है और किस तरह से प्रतिजैविक की खोज हुई थी। पहले प्रतिजैविक जिसका नाम क्या पड़ा था? पेनिसिलिन पड़ा था। तो चलिए समझ लेते हैं। इस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सेंट मैरीज अस्पताल में सूक्ष्मजीव शास्त्र के प्राध्यापक थे। क्या थे? प्राध्यापक। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये प्रयोगशाला में क्या करे, अलग अलग प्रयोग कर जीवाणु और फफूंदी की वृद्धि की थी। उन्होंने अलग अलग जीवाणु और फफूंदियों की वृद्धि अलग अलग किया हुआ था। लेकिन ये बात है कि 3 सितंबर 1928, कब की बात है? 3 सितंबर 1928 की बात है, जब फ्लेमिंग
स्टेफाइलोकोकस जीवाणु का क्या कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। आपको मैंने ऊपर जीवाणु का नाम बताया, स्टेफाइलोकोकस, इस जीवाणु का नाम याद रखिएगा। इस पर वो निरीक्षण कर रहे थे, पर वो काम कर रहे थे, तभी एक तस्तरी, उनको एक प्लेट में विलक्षण चीज दिखी कि तस्तरी में फफूंदी के धब्बे की वृद्धि हुई थी। उन्होंने देखा कि वो जो स्टेफाइलोकोकस था वो उसने तस्तरी में रखा हुआ था, और तस्तरी में जब स्टेफाइलोकोकस था उसके आसपास क्या थी, फफूंदी थी, ठीक है ना। इस फफूंदी क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी, परंतु उन धब्बों के आसपास, फफूंदी के धब्बे थे, उन धब्बों के आसपास जो जगह थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी स्टूडेंट्स, स्वच्छ हो गई थी, वो पूरी तरह से साफ हो चुका था, समझ रहा है। तो उन्होंने इसका अधिक अध्ययन किया और इस अनैच्छिक घटना हुई, समझ आ रहा है, अनपेक्षित घटना, जिसको उनको मालूम भी नहीं था कि ये हो जाएगा, के कारण विश्व के पहले प्रतिजीवी का खोज हुआ, समझ में आ रहा है। और ये जो कवक थे उसके आसपास जितने विषाणु थे उनको नष्ट करके उस आसपास की जगह को क्या कर दिया था, पूरा स्वच्छ कर दिया था, तो इसे प्रतिजैविक का नाम दिया। पेनिसिलिन का जन्म हुआ और असहाय रोग को काबू पाने के लिए प्रयास किए गए, और उसके बाद पेनिसिलिन का उपयोग जैव प्रतिजैविक बनाने के लिए खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर को हम हमेशा ऋणी रहेंगे, ऐसा उनके लिए पहले प्रतिजैविक की खोज करने वाले वैज्ञानिक उनका नाम आता है, ठीक है। और इन्हीं प्रतिजीवी का इस्तेमाल करके जो क्षय रोग की बीमारी है उन बीमारियों को क्या किया जाता है, आज पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। अब आगे देखते हैं के कार्य। एक हमारे भारत में राष्ट्रीय विषाणु संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नाम की संस्था है जो पुणे में है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ज्वर, खसरा, पीली या फेफड़ों के विकार पर संशोधन कार्य कर रहा है। मतलब जो बुखार होता है या खसरा हो गया, पोलियो संबंधी जितनी बीमारियां होती है उन पर यह काम कर रहा है। ये एक संस्था का काम है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बता सकते हो। यदि आप लोग ने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सारी वीडियोस देख सको। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।